नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ रहे थे पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने अक्षर क्या होते हैं, अक्षरों के कितने भेद होते हैं। अक्षर मीन्स वर्ण, वर्ण मीन्स अक्षर। वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर क्या है, स्वर के कितने भेद हैं। व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भेद हैं आदि विषयों से संबंधित जानकारी हमने अर्जित की। अब बच्चों, बारी है इस पाठ से समस्त अभ्यास कार्यों की। तो बच्चों, प्रश्न प्रहर के माध्यम से हम समस्त अभ्यास कार्यों के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। नंबर का पहला अभ्यास कार्य है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त मीन्स खाली स्थान भरिए। तो बच्चों, नंबर 1 अभ्यास कार्य है हमारा स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन है तो ये हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, का, वा और हा। यहाँ आप देख रहे हैं का, वा और हा। तो बच्चों, इन तीनों में से कौन सा अक्षर स्पर्श व्यंजन है। तो बच्चों, हमने जैसा पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि का से लेकर के मा तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर का अक्षर स्पर्श व्यंजन है। फिर बच्चों, नंबर 2 अभ्यास कार्य है, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, स्वर मीन्स छोटा बड़ा। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो बच्चों, जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ हमने ह्रस्व फिल किया है। यहाँ पे का स्पर्श व्यंजन है। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बच्चों, द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, इनमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन है। तो एक ही तरह के 2 अक्षर यानी आधा ना और पूरा ना, ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इन तीनों में से दोनों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो स्रा, क्योंकि स्रा सा और रा से मिलकर बना है, 2 वर्णों से मिलकर, इसलिए स्रा संयुक्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है इनमें से, ला या सा। तो बच्चों, जिन अक्षरों के उच्चारण में हमारे मुख से हवा तीव्र गति से निकलती है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि तीव्र वायु निकलने के कारण गर्मी जो है ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सा ऊष्म व्यंजन, सा और खे, सा, हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से बच्चों, ये हमारा पहला अभ्यास कार्य। यहाँ ये खाली स्थान दिए गए हैं और इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, इनको फिल करना है यहाँ पे। फिर सही कथन के सामने तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। जिसके खंड मीन्स टुकड़े। तो बच्चों, बिल्कुल सही है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वही वर्ण कहलाती है। तो हमने यहाँ पे सही का निशान लगाया है। दूसरा है बच्चों, वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बिल्कुल सही बच्चों, वर्णमाला की यही डेफिनेशन है, परिभाषा है, वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे नंबर 2 कॉलम पे सही का निशान लगाया है।
तो बच्चों नंबर 3 है, दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सही है। जैसे अभी हमने स्रा को देखा था, तो स्रा दो व्यंजन से बना है, सा और रा से, इसलिए उसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो बच्चों ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। जहाँ दो व्यंजन से मिलकर के एक व्यंजन बनता है वहाँ वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो इस पे भी हमने सही का निशान लगाया है। नंबर 4 में है, जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बच्चों जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों यहाँ पर व्यंजन दिया गया है और यहाँ स्वर। अगर बच्चों यहाँ स्वर होता कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, तो वो भी सही नहीं होता, क्योंकि कम समय लगने वाले स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो बच्चों ये वाक्य बिल्कुल गलत है, इसलिए हमने यहाँ गलत का निशान लगाया है। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास का नंबर खा रहा, ट्रू एंड फॉल्स। इस तरह से हमने इसके विषय में जाना। आगे बढ़ते हैं। नंबर ग यानी नंबर 3 अभ्यास कार्य है हमारा कि सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ बच्चों 3 विकल्प दिए गए हैं और एक कथन दिया गया है। उस कथन से जो भी विकल्प मैच करता है या जो सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहला वाक्य है, कथन है कि वर्ण कहते हैं, यानी इसका मतलब है कि वर्ण किसे कहते हैं। अब बच्चों यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि ध्वनि के सबसे बड़े खंड को। तो बच्चों ध्वनि के सबसे बड़े खंड को ये गलत है, क्योंकि ध्वनि के सबसे छोटे टुकड़े को या छोटे खंड को वर्ण कहते हैं। दूसरा है ध्वनि के सबसे छोटे खंड को, बिल्कुल। तो बच्चों यही सही उत्तर है। यहाँ हमने सही का निशान लगा दिया है और सा में दिया दोनों खंडों को। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, विकल्प गलत हैं। अब बच्चों नंबर 2 है कि वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को, वर्णों के क्रमिक समूह को, या सभी वर्णों के निश्चित और प्रमुख समूह को। तो बच्चों यहाँ यही ऑप्शन सही है, सभी वर्णों के, जो हिंदी भाषा में उस भाषा के सभी वर्ण जो एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किए गए हों और क्रम में हों, निश्चित हो और क्रम में हो, तो वही वर्णमाला कहलाती है। अब बच्चों अगला है नंबर 3 कि स्वर वर्णों की संख्या होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी स्वर कितने होते हैं। बच्चों आ विकल्प है हमारी, आ 11, बा 10 और सा 9। बच्चों हमने पढ़ा था कि आ से ओ तक और एक बीच में होता है रे, तो आपको पता भी है, नहीं तो आ से ओ तक आप काउंट कर लेंगे। एक स्वर और होता है रे, उसको भी काउंट करेंगे। इस तरह से 11 स्वर वर्णों की संख्या होती है। हमारे स्वर 11 हैं। अंग और आह वो अयोग वा है।
नंबर 4 में है चंद्र बिंदु को कहा जाता है। चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं अयोगवार, अनुस्वार या अनुनासिक। बच्चों, अयोगवार अंग और आहा को कहा जाता है, अनुस्वार बिंदी को कहा जाता है, इसलिए यहाँ अनुनासिक सा ऑप्शन हमारा सही है, सा विकल्प। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास कार्य नंबर ग, जो सही विकल्प के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। इस तरह से बच्चों ये हमारा नंबर गा अभ्यास कार्य रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर घ। नंबर घ में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये बच्चों अभ्यास कार्य आपका ये प्रश्नोत्तर है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और इसमें कई डेफिनेशन परिभाषाएं भी हैं जो आपको याद करने में आसानी होगी, और इसको कॉपी में नोट जरूर करें। वीडियो को पॉज कर लें और कॉपी में जरूर लिखें। पहला है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो वर्ण कहलाती है। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो वर्ण कहलाती है। तो ये वर्ण की परिभाषा हो गई। पहले आपने जो पढ़ी थी उसमें से वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो वर्ण कहलाती है। बात वही है बच्चों। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। स्वर वर्ण यानी छोटा आ बड़ा। छोटा आ बड़ा को हम क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर किसे कहते हैं? तो बच्चों, यहाँ हमें स्वरों की परिभाषा लिखनी है। यानी तो स्वरों की परिभाषा है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे का में आ मिक्स होता है तो आ या छोटा बड़ा या बड़ी छोटी, इनमें कोई दूसरा स्वर मिक्स नहीं होता, उसका स्वर नहीं मिला होता। अब बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं और इसके भेद लिखिए। यानी व्यंजन की परिभाषा लिखनी है आपको और उसके भेद रूप लिखने हैं, काइंड्स लिखने हैं। तो सर्वप्रथम हम परिभाषा लिखेंगे कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो अब इसके भेद लिखने हैं हमें। तो व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। इस तरह से व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, यहाँ पर आप नंबर 2 लिख लीजिए, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पर नंबर 3 लिख लीजिए, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से बच्चों ये आपके प्रश्नोत्तर रहे जो आपको कॉपी में नोट करना आवश्यक है। इनको आप कॉपी में लिखेंगे और इससे पहले जो भी हमने डेफिनेशन काइंड्स आपको नोटबुक के माध्यम से आपको मैंने दिखाई थी खुद लिखकर, वो भी आपको सब कॉपी में लिखना है। तो होमवर्क जरूर करते रहिए। होमवर्क करने से जो है याद करने में आसानी होती है। अब बच्चों, अगला अभ्यास कार्य आपका है कि सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करिए, मिलाइए, उचित विकल्पों का मिलान करिए। तो नंबर 5 अभ्यास कार्य है आपका ये। एक तरफ लिखा है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अयोगवाय, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। दूसरी तरफ लिखा है आहा, वाह, ऊ, ज्ञा और। अब बच्चों, इनमें से
आपको देखना है, यहाँ लिखा है ह्रस्व स्वर। अब इनमें से देखना है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये जो है ह्रस्व स्वर हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऊ लिखा हुआ है, छोटा ऊ, तो हमने ह्रस्व स्वर से छोटे ऊ को मिला दिया। अब दीर्घ स्वर का मतलब है जिसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगे। तो यहाँ पर पढ़ा था हमने कि बाकी जो है छोटा ऊ, छोटी के अतिरिक्त जो भी है वो सब ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर हमने औ देखा, तो दीर्घ स्वर और। फिर अयोगवा, तो बच्चों अंग और आहा को हम अयोगवा कहते हैं, इसलिए यहाँ हमने आहा को मिलाया। फिर अंतस्थ व्यंजन या, र, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए हमने इसको वा से मिला दिया। अब संयुक्त व्यंजन जो 2 अक्षरों के मेल से बनता है। तो यहाँ पर हमने ज्ञा देख रहे हैं, ज्ञा ग और इया के योग से बनता है ज्ञा। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, ज्ञान। हमने यहाँ संयुक्त व्यंजन से ज्ञान को मिला दिया। इस तरह से ये आपका मिलान हो गया, मैचिंग हो गई। अब कुछ और हम सीखेंगे इस रचनात्मक कार्य के माध्यम से। ये आपकी एक्टिविटीज है, रचनात्मक कार्य। तो नंबर का में है कि अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण कीजिए। क्या इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श करती है? हमें सभी अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करना, उनको बोलना है, और ये देखना है कि हमारी जीभ क्या किसी मुख के भाग को, पार्ट को, हिस्से को छूती है इनका उच्चारण करके। तो हम उच्चारण करेंगे अंतस्थ व्यंजनों का। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं बच्चों? अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा। तो या जब हम बच्चों या बोलते हैं तो हमारी जीभ नीचे वाले दांतों को स्पर्श करती है। रा, जब रा बोलेंगी तो हमारी जीभ मुख के ऊपर के हिस्से को छूती है। ला में भी हमारी जीभ मुख के ऊपर वाले हिस्से को छूती है। वा में भी हमारी जीभ के ऊपर के हिस्से को। लेकिन बच्चों स्पर्श व्यंजनों के से यदि हम तुलना करें तो अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे मुख के हिस्से को बहुत ही कम स्पर्श करती है। स्पर्श तो करती है लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल। स्पर्श व्यंजनों की तुलना में ये बहुत कम जो है स्पर्श है। इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, हाँ और नहीं। तो स्पर्श तो करती है लेकिन बहुत ही कम स्पर्श करती है। तो हम यहाँ नहीं पर टिक करेंगे कि लगभग ना के बराबर ही हमारी जीभ हमारे मुख के किसी हिस्से को स्पर्श करती है। या, रा, ला, वा, बिल्कुल उसमें बिल्कुल हल्के से उसमें स्पर्श करती है, हल्का स्पर्श करती है। इसलिए हम यहाँ पर नहीं ऑप्शन पर टिक करें। अब नंबर खा देखेंगे कि ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण कीजिए। हमें ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करना है। फिर देखना है कि क्या इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा के तेज गति से मुख
के भीतर रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करिए। सबसे पहले हमें ऊष्म व्यंजनों को बोलना है, उनका उच्चारण करना है। ऊष्म व्यंजन शा, खे, सा, हा, सा, खे, सा, हा। क्या इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा की तेज गति से मुख के भीतर रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो बच्चों बिल्कुल ही हमने उच्चारण करके देखा कि बहुत ही तीव्र गति से हमारे मुख से हवा निकलती है, जो हमारे मुख के हिस्से से टकराने के कारण उनमें ऊष्मा यानी हल्की सी गर्मी पैदा होती है। अब हमको पैदा होती है, तो प्रश्न यही है कि क्या इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा की तेज गति से मुख के भीतर रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है? बच्चों हमने यहाँ पे टिक किया है कि हाँ, ये जो हमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब हमने हाँ में दिया है। अब आगे लिखा है कि विचार करिए कि इन्हें ये नाम इनके स्वरूप के अनुसार दिए गए हैं या नहीं। अब हमें ये सोचना है कि जो ऊष्म कहा गया है, ऊष्म का मतलब गर्मी, तो ये विचार करना है कि वास्तव में जो इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है, ये नाम जो इनका ये इनके अनुसार सही है या गलत। तो बच्चों हमें सही यानी हाँ विचार पे अब टिक करना है कि बिल्कुल सही है, इनका नाम जो है इनके अनुसार, इनके रूप के अनुसार ही इनको दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारी एक्टिविटीज रही, रचनात्मक कार्य रहे। बच्चों संपूर्ण अभ्यास कार्यों को हमने अच्छी तरह समझा, फिर प्रश्नोत्तरों को भी फिर टिक द करेक्ट आंसर, सही विकल्प के सामने सही का निशान, उसके बाद सही कथन के सामने सही गलत का निशान, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए आदि समस्त अभ्यास कार्यों के बारे में हमने सीखा। एक बार बच्चों फिर मैं आपको संक्षिप्त में संपूर्ण पाठ के विषय में आपको बताऊंगा। पहला है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है। तो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें वो वर्ण कहलाती है। परिभाषा बच्चों आप यही याद करेंगे। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्णों के क्रमिक, चलिए मैं आपको परिभाषा यहाँ से बच्चों, वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं या हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको डेफिनेशन याद करनी है वर्णमाला की। वर्णों के निश्चित और प्रमुख समूह को हिंदी की, ये जरूरी नहीं है, प्रमुख समूह को वर्णमाला कहते हैं, इतना आपको याद करना है। फिर अगले पेज में है बच्चों कि स्वर, स्वर किसे कहते हैं। सॉरी बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो अब बच्चों स्वर किसे कहते हैं, स्वर की डेफिनेशन क्या है। तो स्वर जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं या
इन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसकी डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको नोटबुक में लिख करके बताई थी, आप वहाँ से उसको याद कर लें। यहाँ जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, तो आप वहाँ कॉपी से लिख लें, या अभ्यासकार में जो मैंने आपको लिखवाया स्वर वर्ण, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब बच्चों इसके आगे है कि स्वर के भेद। इसके पहले बच्चों एक चीज और आप समझेंगे कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। ये देखिए कि 11 स्वर इस तरह से लिखे हैं, आ से लेकर के और तक। ये आपका एक अतिरिक्त स्वर है। नंबर 1, अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो स्वर के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। वो 4 हैं, आ, ई, उ और रे। और जिन स्वरों के बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 मिलाकर के 11। तो बड़ा, बड़ी, ए, आए, उ, बड़ा उ, ओ और औ, इस तरह से 7 जो है ये दीर्घ स्वर। रे को बच्चों रे भी हमारा ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है। अब बच्चों आगे है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा भी मैंने आपको नोट करवाई है। व्यंजन के भेद, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन के भेद हैं। सभी व्यंजन के भेदों की परिभाषाएं भी हमने आपको लिखवाई हैं, और उदाहरण भी कौन कौन से कहलाते हैं, ये सब हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जानकारी दी है। अच्छी तरह से याद करें, नोट करें उनको, और लिखें और याद जरूर करें। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये पाठ 2 यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे हम अगले वीडियो में हमारा पाठ आएगा वर्ण संयोग, पाठ नंबर 3। वर्ण संयोग के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों जो भी आपको पीछे समझाया गया है, बताया गया है, उसको लिखिए और याद करिए। तो बच्चों हम अगले वीडियो में फिर पाठ 3 के माध्यम से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।